फेज कहते हैं किसको है? देखिए वही इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट जो एसी जनरेटर से हमें मिल रहे थे, उनकी इक्वेशन जे आई थी हमारे पास। अब इस इन इक्वेशंस में ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे थीटा एंगल वेरी करेगा, तो वैसे वैसे ये करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी वेरी करती चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एसी जनरेटर के कोयल का जो एंगल थीटा है, वो हमारी आउटपुट एसी करंट और एसी वोल्टेज की वैल्यूज को डिसाइड करता है। जैसे जैसे वो एंगल थीटा चेंज होता जाता है, जैसे जैसे कोयल रोटेट करता जाता है जनरेटर का, वैसे वैसे थीटा एंगल चेंज होता जाता है। और जैसे जैसे थीटा एंगल चेंज होगा, तो इक्वेशन बिल्कुल क्लियरली हमें बता रही है कि जैसे जैसे थीटा एंगल चेंज होगा, वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो दैट्स वाई मैंने लिख दिया कि ये एंगल थीटा जो है, जो हमारी इंस्टेंटेनियस, जो हमारे एसी क्वांटिटीज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को डिसाइड करता है, दिस थीटा इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी। ये एसी का फेज कहलाता है। आगे समझ बात की? अब जरा इस चीज को देखिएगा कि ये फेज ऑफ एसी जो है, यानी ये थीटा एंगल जो है, ये वाकई में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इस पे डिपेंड करती हैं। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को चेंज करवाता है। कई दफा इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर हम देख लेते हैं। देखें जरा, एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, जब थीटा जीरो होगा, जब हमारा फेज जीरो होगा, सिंपल सी बात है, थीटा इज फेज कुछ भी नहीं हो, कि जब हमारा फेज जीरो होगा, तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा? कितना होगा इंस्टेंटेनियस करंट? बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे थीटा पुट करें जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो। ऐसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी होगी? डेफिनेटली वो भी जीरो होगी। आगे समझ? इसी तरह अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, यानी हमारा फेज 90 डिग्री हो गया, तो अब इंस्टेंटेनियस करंट किसके इक्वल हो जाएगा? नाउ इंस्टेंटेनियस करंट विल गिव इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई एम, क्योंकि थीटा 90 पुट करें तो साइन 90 तो 1 होता है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होगी, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आगे समझ बात की? इसी तरह अगर थीटा जो है वो हो जाए 180 डिग्री, तो बिल्कुल क्लियर, अगेन इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा? जीरो। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? जीरो। समझ आ गई ना बात की? ये जैसे जैसे मैं थीटा का जिक्र कर रहा हूं, आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? वो एसी कोयल के एसी कोयल की रोटेशन। आपको फौरन से आपका माइंड उधर जाना चाहिए कि जब एंगल जीरो है तो एसी कोयल जो है वो किस पोजीशन में है, जब एंगल 90 है तो अब एसी कोयल किस पोजीशन में आ चुके हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें साथ साथ रिकॉल होनी चाहिए। अच्छा आप जरा देखें, अगर थीटा जो है वो हो गया 270 डिग्री, तो थीटा 270 डिग्री है, तो अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी करंट की? डेफिनेटली वो होगी माइनस आई एम, मैक्सिमम वैल्यू बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि साइन 270 जो है वो -1 के इक्वल होता है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो वोल्टेज की है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी एम। अगर थीटा जो है वो 360 डिग्री हो गया, यानी कोयल ने अपनी रोटेशन कंप्लीट कर ली, तो अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी करंट की? डेफिनेटली जीरो हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन 360 पे जीरो होता है। तो अब हमने देख लिया कि जैसे जैसे हमारा फेज चेंज होता चला जा रहा है, वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो है हमारी एसी क्वांटिटीज की, वो भी तो चेंज होती चली जा रही हैं। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है। सो क्लियरली, बिल्कुल क्लियर हो गया कि एसी क्वांटिटीज की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, एसी क्वांटिटीज एसी क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन फेज, डिपेंड्स ऑन फेज। एसी क्वांटिटीज की जो वैल्यू है वो फेज पे डिपेंड करती है, थीटा पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? समझ आ गई ना फेज किसे कहते हैं? अगर दो डिफरेंट एसी क्वांटिटीज है हमारे पास, और बार बार मैं कहूंगा एसी क्वांटिटीज से मुराद एसी करंट, एसी वोल्टेज। तो अगर दो डिफरेंट एसी क्वांटिटीज है हमारे पास, अगर उनके जीरो पॉइंट्स डिफरेंट हैं और उनके पीक वैल्यू पॉइंट्स वो भी डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों क्वांटिटीज में फेज डिफरेंस मौजूद है, यानी इन दोनों के डिफरेंट फेजेस हैं, इन दोनों के डिफरेंट एंगल्स हैं। किस तरह ड्रॉ करके दिखाता हूं आप लोगों को मैं, देखिएगा जरा। इधर ही ड्रॉ करता हूँ, चलें, उधर और भी काफी कुछ लिखना है अभी। देखें, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, और ये देखिएगा जरा, ये आ गई मेरे पास एक क्वांटिटी, ऐसे ही चेंज होती चली जा रही, वेरी करती चली जा रही है। ये आ गई एक क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं दूसरी क्वांटिटी ड्रॉ करता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा जरा इस चीज को। अब किसकी कॉल आ रही है यार, एक मिनट है। देखें, ये एक क्वांटिटी मैंने ड्रॉ की थी, अब एक और दूसरी क्वांटिटी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, लाइक इस तरह से।
इस तरीके से क्वांटिटी आगे चलती जा रही है। अब ये जो ब्लैक कलर में, इसको मैं कह देता हूँ क्वांटिटी नंबर 1। होंगी क्या क्वांटिटीज, में बार बार कह रहा हूँ ये क्वांटिटीज हमारी एसी करंट होगा या एसी वोल्टेज होगी, लेकिन अभी मैं करंट या वोल्टेज का नाम नहीं दे रहा। आगे चल के अभी जस्ट जनरली हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे चल के जब डिटेल से देखेंगे, अप्लाई करेंगे इन चीजों को, तो वहां पे करंट और वोल्टेज को डिस्कस किया करेंगे। अब अभी इस क्वांटिटी को, ब्लैक वाली क्वांटिटी को मैंने कह दिया क्वांटिटी नंबर 1, और इस रेड वाली क्वांटिटी को कह दिया क्वांटिटी नंबर 2। अब देखिए बिल्कुल क्लियर है। ये पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं तो देखिएगा जरा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ए का। इस वाला, ये वाला जो पॉइंट है, इसे कह देता हूं पॉइंट बी, इसे कह देता हूं पॉइंट सी, इसे कह देता हूं पॉइंट डी। इसी तरह से ये मैंने थोड़ा सा इसे कह दिया पॉइंट ई, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब जरा देखिएगा, पॉइंट बी पे क्वांटिटी नंबर 1, उसका एंगल बन रहा है, उसका फेज बन रहा है 90 डिग्री, जबकि इसी पॉइंट बी पे क्वांटिटी नंबर 2 जो है रेड वाली, उसका फेज बन रहा है 0। तो देखें क्या दोनों दोनों का फेज डिफरेंट नहीं हो गया? दोनों के जीरो पॉइंट्स वो भी डिफरेंट है, और दोनों की पीक वैल्यू पॉइंट्स वो भी डिफरेंट है। अब बी जो है, बी पे क्वांटिटी नंबर 1 पीक वैल्यू दे रही है, लेकिन उसी बी पे क्वांटिटी नंबर 2 जो है वो 0 पे है। इसी तरह पॉइंट सी पे देखें तो क्वांटिटी नंबर 2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, पीक वैल्यू दे रही है, लेकिन क्वांटिटी नंबर 1 जो है वो सी पे 0 है। इस तरह हर पॉइंट पे देखें, एक क्वांटिटी 0 है, एक क्वांटिटी मैक्सिमम पे है। तो इसका मतलब है इनके 0 पॉइंट्स भी डिफरेंट हैं, इनके मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट्स भी डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से इनमें फेज का डिफरेंस आ रहा है, एंगल का डिफरेंस आ रहा है। तो दैट्स व्हाई दीज टू क्वांटिटीज आर सेड टू हैव फेज डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंट फेजेस हैं इनके। अब चीज क्लियर हुई है? हाँ जी, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यस जल्दी लिखते हैं। अच्छा, अच्छा, अब जरा देखें, अब इन पॉइंट्स को हम इंडिविजुअली भी देख लेते हैं। देखिएगा जरा, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, फिर इसी तरह एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट ई। क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। देखें जरा, क्वांटिटी 1 फेज, क्वांटिटी 1 फेज, क्वांटिटी नंबर 1 का फेज क्या बनेगा इन पॉइंट्स पे। इसी तरह दूसरा जो है क्वांटिटी 2 फेज, क्वांटिटी नंबर 2 फेज। अब जरा देखें, पॉइंट बी पे क्वांटिटी नंबर 1 का कितना, क्या फेज आ रहा है, देखें जरा। पॉइंट बी पे क्वांटिटी नंबर 1 का क्या फेज बन रहा है? तो पॉइंट बी पे क्वांटिटी नंबर 1 जो है ब्लैक वाली, उसका फेज बन रहा है 90 डिग्री, तो ये लिख दिया 90 डिग्री। लेकिन क्वांटिटी 2 जो है, उसका फेज क्या बन रहा है इसी पॉइंट बी पे? वो बन रहा है 0 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट सी देखें, पॉइंट सी पे क्वांटिटी नंबर 1 का क्या फेज बन रहा है? तो पॉइंट सी पे क्वांटिटी नंबर 1 का फेज बन रहा है 180 डिग्री। और इसी पॉइंट सी पे क्वांटिटी नंबर 2 का फेज क्या बन रहा है? वो बन रहा है डेफिनेटली 90 डिग्री। ठीक है। इसी तरह पॉइंट डी देखें, पॉइंट डी पे क्वांटिटी नंबर 1 का फेज कितना बन गया? वो बन गया 270 डिग्री। और क्वांटिटी नंबर 2 का इसी पॉइंट डी पे फेज क्या बन रहा है? वो बन रहा है 180 डिग्री। इसी तरह जो है पॉइंट ई पे क्वांटिटी नंबर 1 का फेज बन रहा है 360 डिग्री, क्वांटिटी नंबर 2 का बन रहा है 270 डिग्री। ठीक है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों क्वांटिटीज के जो फेज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट फेज हैं, और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? टॉपिक हमारा यही है ना, फेज डिफरेंस, उसी को तो हमने कैलकुलेट करना है। तो बताएं कितना फेज डिफरेंस आ गया दोनों क्वांटिटीज के दरमियान? हाँ जी, सो फेज डिफरेंसेस जल्दी से बताइए। सो फेज डिफरेंस, सो फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज क्वांटिटीज क्या है? बता दें, जल्दी करें ना। सो फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज क्वांटिटीज इज, क्या हो गया है, क्या मुश्किल है? पॉइंट बी पे देखें कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का। पॉइंट सी पे देखें 90 डिग्री का, पॉइंट डी पे 90 डिग्री का, पॉइंट ई पे 90 डिग्री का। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस। तो दोनों क्वांटिटीज के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये होता है फेज डिफरेंस। अब इसका फायदा क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, वो आगे चल के जब अप्लाई करेंगे चीजें तो ही पता चलेंगी। अभी जस्ट हम इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे हैं कि बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज हैं क्या, ये होती क्या है। अभी जस्ट इसको देख रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है वो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में हम करेंगे अप्लाई, तो वहां पे इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अभी इसमें कोई अगर मसला है तो पूछ लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, मुझे बताएं कि कौन सी क्वांटिटी आगे जा रही है, क्वांटिटी नंबर 1 या क्वांटिटी नंबर 2? हाँ जी, Quantity number 1. yes, as quantity number 1 is ahead of quantity 2, is ahead of quantity 2। कितनी ahead, कितना फर्क है, डिस्कस कर चुके हैं। as quantity 1 is ahead of quantity 2 by 90 डिग्री। क्वांटिटी 1 जो है वो क्वांटिटी 2 से 90 डिग्री आगे है। सो वी से दैट क्या, दैट क्वांटिटी 1 लीड्स क्वांटिटी 2 बाय 90 डिग्री। ये होता है लीड, ठीक है। या इसी चीज को हम ऐसे कहेंगे, और क्वांटिटी 2 लैग्स क्वांटिटी 1 बाय 90 डिग्री। लीड का मतलब आपको पता है, लीड का मतलब आगे, लैग का मतलब पीछे। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से 90 डिग्री आगे है, या फिर क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 से 90 डिग्री पीछे है। दिस इज बेसिकली लीड एंड लैग ऑफ एसी क्वांटिटीज। हाँ जी, क्लियर? Yes. देखें, इनकी जो अभी हमने देख लिया, एसी लीड, एसी लैग, फेज लीड फेज लैग क्या होता है। देखिए, अब अगेन हमारे पास वही दो क्वांटिटीज हैं जिनका ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया था। सेम वही ग्राफ दोबारा से आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिए। क्वांटिटी 1 लीड कर रही थी क्वांटिटी 2 से, कितनी, बाय 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो इनका जो फेज डिफरेंस था वो कितना था, फेज डिफरेंस इनका डेल्टा फाई, फेज को फाई से डिनोट किया जाता है, डेल्टा फाई मींस फेज डिफरेंस। तो ये डेल्टा फाई कितना है इनमें, 90 डिग्री का। ठीक है, क्वांटिटी 1 जो है वो क्वांटिटी नंबर 2 से 90 डिग्री आगे है। अब ये तो थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको कहा जाता है, या तो कहा जाता है फेज डायग्राम, या शॉर्टकट वर्डिंग में कह दिया जाता है फेजर। ठीक है, तो इसी की वेक्टर डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, इसी का फेजर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये इसका फेजर आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया। देखें जरा, क्वांटिटी नंबर 1 जो है वो क्वांटिटी नंबर 2 से 90 डिग्री आगे है ना। तो क्वांटिटी नंबर 2 को मैंने लिया हॉरिजेंटल एक्सिस पे, क्वांटिटी नंबर 1 को मैंने ले लिया वर्टिकल एक्सिस पे। क्योंकि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से 90 डिग्री आगे है, तो जब क्वांटिटी 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगी तो 90 डिग्री के फर्क के साथ क्वांटिटी नंबर 1 फिर वर्टिकल एक्सिस पे चली जाएगी। ठीक होगा। तो ये इसकी फेजर डायग्राम बन गई। तो या तो ये होगी इसकी फेजर डायग्राम, या ऐसे भी हो सकती है इस तरह से, क्वांटिटी नंबर 1 को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लें, लेकिन फिर क्वांटिटी नंबर 2 किधर चली जाएगी, वर्टिकल एक्सिस पे जाएगी, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी, अब नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब ये क्या, किस तरीके से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किस तरीके से करते हैं, इसके कुछ अब रूल्स हम देखते हैं, फेजर के कुछ रूल्स देखते हैं कि हम जब फेजर ड्रॉ करते हैं तो आखिर किन रूल्स को हम जो है मद्देनजर रखते हैं ये फेजर ड्रॉ करते हुए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एक चीज देखिएगा कि ये जो एसी क्वांटिटी, जैसे जैसे हमारा एसी कोयल रोटेट करता जाता है, जैसे जैसे हमारा एसी कोयल रोटेट करता जाता है, तो हमारी एसी क्वांटिटीज की वेव्स वेरी करती चली जाती हैं। और जैसे जैसे एसी क्वांटिटीज की वेव्स वेरी करती चली जाती हैं, वैसे वैसे हमारा फेजर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता जाता है। इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये फेजर की रोटेशन की डायरेक्शन होगी, रोटेशन ऑफ फेजर। फेजर मतलब ऐसे, ये देखें जरा, ये है ना इस तरह से, ये लाइक इस तरह है, ऐसे है। तो जैसे जैसे हमारा एसी जनरेटर का कोयल रोटेट करेगा, वैसे वैसे हमारी एसी क्वांटिटीज का ग्राफ भी वेरी करता चला जाएगा, क्वांटिटीज वेरी करती चली जाएंगी। तो ये फेजर इस तरीके से ऐसे रोटेट करता चला जाएगा। ठीक है ना, यानी 90 का फेज डिफरेंस रखते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रोटेशन होती चली जाएगी। तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यही चीज सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि एज कॉइल ऑफ AC generator rotates, AC generator rotates, जैसे जैसे हमारे AC जनरेटर का कोयल रोटेट करेगा तो होगा क्या, AC क्वांटिटीज वेरी, AC क्वांटिटीज, AC क्वांटिटीज वेरी। तो AC क्वांटिटीज वेरी करेंगी, तो होगा क्या, हमारा जो फेजर होगा वो इसके साथ फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता जाएगा। तो फेजर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फेजर रोटेट्स
काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो फेजर जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता चला जाएगा। ठीक हो गया, इतनी चीज क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ इफ अ वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल। अगर वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल क्लियर है। देखें जरा, वेक्टर जब हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब है कि उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो है वो उस स्पेसिफिक टाइम पे जीरो है। तो इफ वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल देन करस्पॉन्डिंग एसी क्वांटिटी, देन करस्पॉन्डिंग एसी क्वांटिटी इज जीरो। करस्पॉन्डिंग एसी क्वांटिटी इज जीरो। जब वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो करस्पॉन्डिंग एसी क्वांटिटी उस वक्त जीरो होगी। ठीक हो गया, इतनी चीज क्लियर? नेक्स्ट देखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फेजर, हमारे फेजर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी फेजर जो है वो पर सेकंड कितनी रोटेशंस कंप्लीट करेगा। तो फेजर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, जरा आप लोग बताएं मुझे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फेजर इज सेम एज दैट ऑफ एसी क्वांटिटी। एसी क्वांटिटी के इक्वल होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या एसी क्वांटिटी के इक्वल होगी? एसी क्वांटिटी को कौन जनरेट कर रहा है? हमारे जनरेटर का कोयल। तो इसका मतलब है कि जो जनरेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सेम वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी एसी क्वांटिटी की होगी, सेम वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे फेजर की होगी। ठीक हो गया, यानी हमारा जनरेटर जो है पाकिस्तान में हमारे जनरेटर के कोयल की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। हमारे जनरेटर का कोयल जो है वो 1 सेकंड में 50 रोटेशंस कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब है हमारा फेजर भी जो है वो भी 1 सेकंड में 50 रोटेशंस कंप्लीट करेगा। ठीक हो गया ना? तो यही चीज मैंने लिख दी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फेजर इज सेम एज दैट ऑफ एसी क्वांटिटी, और या फिर एज दैट ऑफ एसी कोयल, एज दैट ऑफ एसी कोयल। जी क्लियर? कोई मसला यहां तक? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, जल्दी से बताएं ना, कोई मसला है तो पूछें। सर नहीं है मसला। अच्छा, अब आखिरी और फाइनल रूल इसका फेजर का वो क्या होगा? उसके लिए फिर से मुझे एक ग्राफ भी ड्रा करना पड़ेगा। वो क्या है कि लेंथ ऑफ वेक्टर जो होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर, देखिए जरा, ये वेक्टर की मैंने लेंथ सेलेक्ट करनी है, ऐसे ही नहीं सेलेक्ट करनी। यहां पे मैंने दोनों वेक्टर्स की लेंथ इक्वल रखी थी, उसकी एक स्पेसिफिक रीजन है। वो रीजन अभी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इधर ये पॉइंट लिख लूं कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज टेकन अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल। अपने स्केल के मुताबिक हम जो है एक स्केल सेलेक्ट करेंगे, उस स्केल के मुताबिक अपने वेक्टर की लेंथ लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने वो 9th क्लास में स्केलिंग सीखी थी कि कोई भी वेक्टर जो है, वेक्टर की जो लेंथ होती है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है हमारे स्केल के मुताबिक, हमारे सिलेक्टेड स्केल के मुताबिक। तो यहाँ भी हमारे वेक्टर की जो लेंथ है वो हम हमारे स्केल के मुताबिक हमें क्या बताएगी? वो हमारे स्केल के मुताबिक हमें करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू या आरएमएस वैल्यू बताएगी। आगे आगे समझ बात की? तो ये मैंने लिख दिया कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज टेकन अकॉर्डिंग टू स्केल। दिस लेंथ गिव्स peak or RMS value, gives peak or RMS value of AC quantity। AC क्वांटिटी ये जो है ये हमें AC क्वांटिटी की पीक या RMS वैल्यू बताती है। अब जरा देखें इस चीज को, यहां पे मैंने दोनों वेक्टर्स की लेंथ इक्वल क्यों ली थी? इसलिए कि जरा गौर से देखें, दोनों की पीक वैल्यू जो सेम थी दोनों क्वांटिटीज की। तो जब दोनों क्वांटिटीज की पीक वैल्यू सेम थी तो इसका मतलब है मुझे अपने वेक्टर की दोनों लेंथ भी सेम लेनी पड़ेंगी, दोनों लेंथ इक्वल लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अलबत्ता क्योंकि क्वांटिटी नंबर 1 90 डिग्री क्वांटिटी नंबर 2 से आगे थी, तो देखें क्वांटिटी नंबर 2 को मैंने हॉरिजॉन्टल और क्वांटिटी नंबर 1 को 90 डिग्री के फर्क के साथ वर्टिकल एक्सिस पे ले लिया। आगे ना समझ बात की? तो क्योंकि दोनों की पीक वैल्यू सेम थी, दैट्स वाई दोनों
कि वेक्टर की जो लेंथ थी वो मैंने सेम रखी। यही चीज मैंने यहाँ पे भी कही हुई है कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज टेकन अकॉर्डिंग टू स्केल एंड दिस लेंथ गिव्स द पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ आवर एसी क्वांटिटी। ठीक हो गया? अच्छा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ वहां पे। देखें, अब अगर इस तरह से हो जाए, लाइक देखें, ये हमारी आ गई फर्स्ट क्वांटिटी और ये आ गई हमारी सेकंड क्वांटिटी। अब जो सेकंड क्वांटिटी है, मैं फर्स्ट सेकंड क्वांटिटी चले कम ले लेता हूँ इसकी पीक वैल्यू फर्स्ट के मुकाबले में, ऐसे आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक हो गया? अब जब इसका फेजर में ड्रॉ करूंगा तो फेजर इसका देखें कैसे ड्रॉ होगा। ये क्वांटिटी नंबर 1 है ब्लैक वाली, और रेड वाली जो है ये है क्वांटिटी नंबर 2। अब जरा देखें जब इसका फेजर ड्रॉ होगा तो अगेन क्वांटिटी नंबर 2 क्योंकि लैग कर रही है तो उसको मैंने लिया वर्टिकल एक्सिस पे, तो कलर भी बल्कि वही रख लेता हूँ। देखें जरा, ये क्वांटिटी नंबर 2 जो है लैग कर रही है तो ये आ गई वर्टिकल एक्सिस पे। क्वांटिटी नंबर 2 की पीक वैल्यू क्वांटिटी नंबर 1 से डबल है ना, तो जब डबल है तो वेक्टर की लेंथ भी जो है उससे मैं डबल ले लूंगा। तो ये देखें, ये आ गई क्वांटिटी नंबर 1। क्लियर हो गया ना? हाँ जी, जी बताएं ना, जल्दी से बताएं, क्लियर हुए? सर हो गया क्लियर। चलें बस ठीक है।